नमस्कार। कोर्ट का डिसीजन आया है कि रिजर्वेशन में जो कैटेगरीज हैं उनको सब कैटेगरीज में बांटा जाए। गांव की भाषा में अगर हम बोलें तो ओबीसी के जो सवर्ण हैं और एससी के जो सवर्ण हैं, जो इक्का दुक्का बिरादरियां हैं, जो सारे ओबीसी के रिजर्वेशन को अकेले खा जाती हैं और एससी के रिजर्वेशन को अकेले खा जाती हैं, उनको सब कैटेगरी में बांटा जाए, उनको थोड़ा सा दिया जाए ओबीसी में ही, और बाकी जो शेष बचा है वो उन बिरादरियों को दिया जाए जिनको इसका लाभ नहीं मिला है। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी हम लोग बात करेंगे, अपने गांव का एग्जांपल दे करके मैं बताऊंगा। जैसे ओबीसी में यादव बिरादरी है जिसने ज्यादातर आरक्षण का लाभ लिया है। इसी तरह से आप एससी में जाइए तो जाटो बिरादरी है, हम लोगों के जो हरिजन बिरादरी कही जाती है, उन्होंने शुद्ध रूप से इसका लाभ लिया है। एसटी में आप जाएंगे तो मीना बिरादरी है, मीना बिरादरी ने शुद्ध रूप से इसका लाभ लिया है। लगभग 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट में एसटी कैटेगरी में सिर्फ मीना हो जाते हैं। तो ये जो सवर्ण बिरादरियां हैं ओबीसी की, एससी की और एसटी की, इन पे जबरदस्त चोट किया है कोर्ट ने, और उसने सरकार को छूट दी है कि वो सब कैटेगराइजेशन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनिशियल लेवल पे जब कोर्ट का डिसीजन आया तो ज्यादातर, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, या ज्यादातर जो पार्टियां थी जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं, सबने एक्सेप्ट किया। हालांकि जब एक दिन बीता है तो जैसे अखिलेश यादव जी ने थोड़ा बहुत कुछ अपना वक्तव्य दिया है, उसी तरह से चिराग पासवान जी ने भी अपना वक्तव्य दिया है कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। हालांकि ये जो डिसीजन आया है ये 7 मेंबर बेंच का डिसीजन था। बहुत रेयरली 7 मेंबर बेंच बनता है, कभी कभी 9 भी बनता है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में बनता है। और उसके जो हेड थे वो एससी कैटेगरी, एससी ही थे, जो जज हेड कर रहे थे उस बेंच को एससी कैटेगरी थे। तो उन्होंने सब सुनने के बाद अपनी बात, उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो इसी बेसिस पे दिया है कि कुछ, जैसे 1000 बिरादरियां हैं एससी में, 5000 से ऊपर बिरादरियां हैं ओबीसी में, और लगभग लगभग 300-400 एसटी में बिरादरियां हैं। तो इन सिर्फ एक एक बिरादरी को सब में लाभ मिल रहा है और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या आगे। एक बड़ा, ये समझ लीजिए कि अगर बीजेपी ने इसको ठीक से लिया तो ये दूसरा मंडल कमंडल साबित होगा। जिस तरह से 80 के दौर में मंडल कमंडल लागू हुआ था, और फिर उसी के कारण जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है या लालू जी की पार्टी है, ये इन सारी छोटी पार्टियों का उदय हुआ था। कुछ उसी तरह का सिनेरियो ये बना सकता है अगर ठीक ठाक से इसको लागू किया गया तो। ये एक सच्चाई है कि ओबीसी की सवर्ण बिरादरी, यानी तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ बार बार दिया जाना चाहिए जो उनका लाभ लेकर के आगे बढ़ गए हैं। आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि टीना डाबी जो आईएएस टॉप की थी, उन्होंने आईएएस टॉप तो किया था, लेकिन जब वो प्री दी थी तो प्री वो रिजर्वेशन से पास थी, और उनको फायदा मिला रिजर्वेशन का प्री निकालने में। हालांकि उनके फादर खुद सिविल सर्वेंट थे। तो ओबीसी में तो क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन एससी में क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहले से ही इन बिरादरियों में रोष रहा है कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि उन बिरादरियों का उत्थान हो सके, सामाजिक रूप से उत्थान हो सके, उनको वो फायदा कभी मिल नहीं पाता है। अब जो ये कैटेगराइजेशन के लिए अलाउ किया है कोर्ट ने, उससे इन बिरादरियों का भारी लाभ होने वाला है, और ये बिल्कुल सिनेरियो को चेंज करने वाले हैं। जो आपको लगता है कि ये बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ब्रॉड इंडिया के पॉलिटिक्स को और इंडिया की जो सोशल सिचुएशन है उसको बदलने वाला है। आप, मैं एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा अपने गांव से। आप देखिए कि अभी मैं देख रहा था कि इंडिया में ओबीसी में 5000 से ऊपर जातियां हैं, जो मैंने गूगल पे सर्च किया मुझे मिला, और एससी में 1000 से ऊपर जातियां हैं। अगर आप यूपी की बात करें तो लगभग 250, 256 ओपन बिरादरियां, हालांकि मोटा मोटी सब कास्ट भी होती हैं, मोटा मोटी 60-70 बिरादरियां हैं ओबीसी में, और एससी में भी इसी तरह का कुछ 100 के आसपास हैं, जो मोटा मोटी 20-25 तक वो जाती हैं। तो अब इन लोगों का हमेशा रोष रहता था कि खास एक बिरादरी है जो इसका लाभ लेती है टेका, और बाकी लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी
बिहार के नीतीश कुमार ने दलित और महादलित के रूप में बांटा था, तो कुछ नया नहीं होने जा रहा था। लेकिन उसमें जब कोर्ट का आदेश आ गया तो सरकार के ऊपर सरकार को ठप्पा मिल गया कि वो कर सकती है। अच्छा, इसका स्वागत भी किया है सबने, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या ज्यादातर इंडिया की जो पार्टियां थी उन्होंने इंस्टेंटली स्वागत किया, क्योंकि उनको डर है कि जो और जातियां हैं जो ओबीसी में या और जातियां हैं जो एससी में, वो नाराज हो जाएंगी। तो इंस्टेंटली तो उन्होंने सपोर्ट किया। हालांकि बाद में कुछ, जैसे अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया, उनको लगा कि उनकी जो कोर वोट बैंक है जो उनके कास्ट का, वो शायद डिस्टर्ब हो सकता है। अब थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं। जैसे हमारे गांव में ओबीसी में बहुत सारी बिरादरी हैं, जैसे नुनिया बिरादरी है, यादव बिरादरी है, भर है, बियार है, लोहार है, कुहार है, बहुत सारी और बिरादरियां हैं। लेकिन आप देखेंगे तो सिर्फ एक यादव बिरादरी है जिसको इसका फायदा मिला है। बहुत रेयर, इक्का दुक्का सुनने में आता है कि ओबीसी की किसी और बिरादरी का उस कैटेगरी या उस रिजर्वेशन की वजह से कहीं पे हो गया। जैसे मौर्य बिरादरी, उसमें इक्का दुक्का कभी कभार सुनने में आ जाता है। जितना लाभ है ओबीसी का, वो शुद्ध 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 जो है यादव बिरादरी को मिलता है। तो हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं कि ये ओबीसी की सवर्ण बिरादरी है। वैसे ही ओबीसी की, एससी की भी सवर्ण बिरादरी है, जो जाटो बिरादरी है, जो हरिजन बिरादरी है। और बाकी अगर हमारे गांव में आप देखें तो एक पासवान बिरादरी है जिसको ना के बराबर लाभ मिला है, और दूसरी धोबी बिरादरी है जिसको ना के बराबर लाभ मिला है। हालांकि आप जाएंगे हमारे हरिजन बस्ती जो हमारे गांव में है, तो वहाँ एक दो बस्तियां हैं। एक बस्ती में तो ज्यादातर ही मास्टर या पुलिस या इस तरह के पोस्ट में, इवन डॉक्टर तक हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है, ये उनके उत्थान के लिए, जो और बिरादरियां हैं जो तमाम इनसे हट करके, जो ओबीसी की सवर्ण बिरादरी और एससी की सवर्ण बिरादरी, इनसे हट के जो बिरादरियां हैं, उनके उत्थान के लिए इसका कैटेगराइजेशन किया जाना बहुत जरूरी है। अब इसमें इसका एक दूसरा पहलू भी है। मैं अभी नेट पे जा रहा था तो मैंने देखा कि अब नई नई चीजें, अब चूंकि वो कुछ कह तो सकते नहीं क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स गड़बड़ हो जाएगी, तो एक दुष्प्रचार शुरू किया गया है। दुष्प्रचार, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, नाम नंबर ही नहीं आएगा, फलाना होगा। हालांकि ये टोटली दुष्प्रचार है। इसका ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट बिहार में हो चुका है और बहुत सक्सेसफुल है। और जो महादलित बनाए गए हैं उनमें से अब लोग होना शुरू हो गए हैं। पहले वो बिल्कुल हो ही नहीं पाते थे, नौकरियों में जा ही नहीं पाते थे, सरकारी तंत्र में उनका प्रतिनिधित्व रहता ही नहीं था। अच्छा, इधर बीच कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि सारे स्टेटों में छोटी छोटी पार्टियों का बड़ा उदय हुआ है। जैसे भर समाज पार्टी का उदय हुआ है, जिनका रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में बिल्कुल नील ही समझ लीजिए, बहुत मिनिमम है एज पर उनके पॉपुलेशन। या आप जैसे शाहनी निषाद बिरादरी की पार्टी बनी हुई है। आप बिहार में जाइए, वहां पे साहनी जी हैं, वो भी निषाद बिरादरी की पार्टी है। हमारे यहाँ आप आते हैं तो यहाँ छोटी छोटी और भी जाती हैं, जैसे कि ये तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जो नुनिया बिरादरी की पार्टी थी। नुनिया हमारे यहाँ चौहान लिखते हैं, इनिशियली चौहान तो राजपूत लिखते हैं बाकी जगहों पे, लेकिन हमारे यहाँ नुनिया बिरादरी चौहान लिखती है। तो नुनिया बिरादरी लगभग लगभग उनका पॉपुलेशन नियर अबाउट यादव के बराबर है। उनका रहन सहन भी यादव जी लोगों की तरह ही है, लेकिन उनको लाभ कोई बहुत विशेष नहीं मिला है इसका। तो ये जो कैटेगराइजेशन हो रहा है, एक नए युग की शुरुआत हो सकती है रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन का मूल मकसद ही यही है कि जो आर्थिक रूप से, जो सामाजिक रूप से जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है सरकार में, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इससे बढ़िया कोई स्टेप नहीं हो सकता है। जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है उनको लाभ मिले। बार बार उन्हीं लोगों को लाभ मिल रहा है जो ऑलरेडी नौकरी में है, सरकारी तंत्र में है, छोटे पोस्ट में है, बड़े पोस्ट में है, उन्हीं लोगों को लाभ मिल रहा। मेरा इसमें कुछ सुझाव है, जैसे कि अगर ओबीसी का जो टोटल रिजर्वेशन है उसका 2% सिर्फ इन जो 2 4 5 6 सरकार को लगता है कि सही है, मतलब जिन्होंने लाभ लिया है उनको 2% बस दिया जाए, और बाकी जो परसेंटेज है वो बाकी जिन लोगों ने लाभ नहीं लिया है उनके लिए रख दिया जाए। इसी तरह से एससी में भी
1% दिया जाए उन लोगों को जिन्होंने लाभ लिया है, और बाकी जो एससी का रिजर्वेशन है वो उन सारी बिरादरियों के लिए रख दिया जाए जो उसका लाभ नहीं ली है। आते हैं एसटी पे। एसटी का तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। एसटी का 50%, पूरी जो एसटी की सीट होती है अगर नेशनल लेवल पे आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरीज में, तो 50% सिर्फ मीणा होते हैं, राजस्थान के जो मीणा है, और बाकी पूरे इंडिया में एसटी भरे पड़े हैं वो सिर्फ 50% में होते हैं। तो उनको तो मुझे लगता है 1% भी नहीं देना चाहिए, आधा परसेंट देना चाहिए, बाकी सारे एसटीज के लिए छोड़ दिए जाना चाहिए। देखिए, सिचुएशन के हिसाब से समय और काल के अनुसार बदलाव होने चाहिए, और अगर बदलाव नहीं होगा तो सिस्टम रिजिड हो जाता है। जैसे पानी अगर स्थिर है तो जैसे गंदा हो जाता है, वैसे ही इसमें भी गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। तो जो लोग लाभ ले चुके हैं उनको किसी न किसी रूप में उनसे अलग किया जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिले। जब ये मामला उठा है तो मैं अपने गांव में कुछ बच्चों से, कुछ और लोगों से डिस्कशन कर रहा था, अगल बगल के गांव में भी बैठा तो ये डिस्कशन चल रहे थे। तो मैंने देखा कि ज्यादातर बिरादरियां जो ओबीसी की हैं वो इस फैसले से खुश हैं, एससी की भी जो ज्यादातर बिरादरियां हैं वो इस फैसले से खुश हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट आने वाला है इस, अगर इसको लागू कर दिया गया और सरकारों ने इसको बना दिया तो। ये जो किसी एक जात आधारित जो पार्टियां थी जिन्होंने पूरा ओबीसी को कैप्चर कर रखा था पॉलिटिकली भी, और एससी को कैप्चर कर रहा था पॉलिटिकली भी, उनमें भी बड़ा शिफ्ट होगा। और बीजेपी ने अगर इसको लागू कर दिया तो मेरी राय यह है, या मेरा मानना यह है कि बीजेपी बहुत बड़े फायदे में रहेगी और बहुत दिनों तक बीजेपी को कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी बिरादरियां त्रस्त हैं उन ओबीसी के सवर्ण बिरादरियों से, एससी के सवर्ण बिरादरियों से। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनसे गला छूटे और हम लोगों का भी कुछ कल्याण हो, हम लोगों के भी बच्चे नौकरी में आए, हम लोग भी पॉलिटिकली स्ट्रांग हो। बीजेपी के पास ये एक बहुत बड़ा चांस है, बीजेपी को इसको भुनाना चाहिए और किसी भी हालत में इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हालांकि नेशनल लेवल पे अब बहस इस पे शुरू हो गई है, इसका दुष्प्रचार भी बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब चैनल्स पे, और बहुत लोगों ने अपने से मनगढ़ंत नई नई कहानियां, ये रोस्टर सिस्टम, ये फलाना सिस्टम, और ये नहीं आएगा, या अनरिजर्व में चला जाएगा। हालांकि यूपी जैसे स्टेट में जहां एसटी का रिजर्वेशन 1-2% के आसपास है, वहां पे तो उनको उसी थियरी के हिसाब से फायदा मिल जाता है। अब ये नया नया मनगढ़ंत बातें जो कर रहे हैं उसको, हालांकि लोग अब बहुत सतर्क हो गए हैं जब से ये मोबाइल आया है, यूट्यूब आया है, सोशल मीडिया है, चीजों को क्लियर होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। एक बार अगर सरकार ने इसको लागू कर दिया, हालांकि आरक्षण ऐसा मुद्दा है कि कोई भी सरकार, वो चाहे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाली कोई पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टियां भी छूना नहीं चाहती हैं, लेकिन ये तुरुप का इक्का है बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी ने इसको छुआ तो बीजेपी सरवाइव करेगी लंबे समय तक इस देश में। जैसे ओबीसी का जनरल रिप्रेजेंटेशन यूपी में समाजवादी पार्टी किया करती थी, हालांकि बाद में बहुत सारी जातियां जैसे पटेल जाति हो गई, मौर्य जाति हो गई, लोहार हो गई, कहार हो गई, इन सब ने उनका साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी के साथ जुड़ गई। अब क्या है कि वो परमानेंटली जुड़ जाएंगे अगर उनको फायदा मिलेगा, तो ये पीछे हटने वाले नहीं है, और लोग बहुत एनर्जेटिकली चाह रहे हैं कि ये किसी भी हालत में लागू हो, और वो मानेंगे नहीं, वो लागू करवा के ही रहेंगे। हालांकि बीजेपी खुद ही पॉजिटिव है तो लागू लागू तो होना ही है, लेकिन किसी भी तरह से ये पीछे हटने वाले नहीं है। अब इनको समझ में आ गया है कि हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, सारा किसी एक विशेष जाति को फायदा मिल रहा है, हमें इनसे गला छुड़ाना है। अब इसके सारे पहलुओं पे देख लेते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता है कि रिव्यू पिटीशन में जब 7 बेंच के जजों ने इस पे दे दिया है आदेश, और बड़ा लंबा बहस, लंबा चर्चा के बाद दिया है, तो कुछ बहुत होने जाने वाला है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये लागू हो सकता है, और ये बहुत फायदेमंद होगा इस देश के लिए, बीजेपी एज अ पार्टी के लिए, और उन सारे लोगों के लिए जो 70 साल बाद भी, रिजर्वेशन होने के बाद भी उसका डायरेक्ट लाभ नहीं ले पाए, और कुछ लोगों ने उसका लाभ लिया और आगे भी लाभ लेते चले जा रहे हैं। और एससी में क्रीमी लेयर भी बनाने की, एससी में सब कैटेगराइजेशन की तो बात हुई है, उसके अलावा क्रीमी लेयर भी बनाने की बात हुई है कि कोई अगर प्रोफेसर है, कोई अगर डीएम है, कोई अगर एसपी है, कोई अगर एसडीएम है, कोई पीसीएस है, आईएएस है, तो
एससी का जो सब कैटेगराइजेशन होगा ना, उसमें भी उसको लाभ नहीं मिलेगा। और ये बहुत जरूरी है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आप सब तरीके से सक्षम हैं, लेकिन आपकी बिरादरी में भी जो सक्षम नहीं है, उसके हक को आप मार जा रहे हैं। दूसरी बिरादरी को बात ही छोड़ दीजिए, एससी में भी जो लोग सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनके हक को भी उन्हीं के बिरादरी के वो लोग मार जाते हैं जो पहले से सक्षम हो गए हैं। तो सब कैटेगराइजेशन तो होना ही होना है, उसके साथ ही एससी में भी क्रीमी लेयर जाना है। और क्रीमी लेयर हो जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं एससी में भी जो उसका उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा उनको, और जो वाकई हकदार है, जिसे वाकई जरूरत है, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर फाल्स या गलत तरीके से लगा करके किसी तरह का वो फायदा लेते हैं, तो आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है, पैन कार्ड से जुड़ गया है, बैंक अकाउंट से जुड़ गया है, आधार से जुड़ गया है, तो पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उनकी खुद की बिरादरी के लोग जो है उसको पकड़वा देंगे, क्योंकि वो उनके हक को मार रहा है वो आदमी, तो इससे बचने के लिए वो पकड़वा देंगे। ये बहुत जबरदस्त फायदा आया है। और मैंने जब ये टर्म इजाद किया था कि ओबीसी का सवर्ण और एससी का सवर्ण और एसटी का सवर्ण, तो कुछ लोगों को, मेरे मित्र जो हैं, जो इन बिरादरियों के हैं, उनको बड़ा खराब लग रहा था कि ये क्यों हम लोगों को सवर्ण कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भैया, आप ओबीसी का सवर्ण कह रहे हैं, आपको एससी का सवर्ण कह रहे हैं, आपको एसटी का सवर्ण कह रहे हैं, आप हैं, आप हमसे भी ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सामाजिक रूप से मजबूत हैं, आप इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, आप वो सारे लाभ ले रहे हैं जो एक जनरल के आदमी को भी नहीं मिलता है, और आप हक मार रहे हैं अपनी बिरादरी के उस आदमी को जो बैकवर्ड है, जो पिछड़ा हुआ है, जिसको सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, जो आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसको सरकार में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब आरक्षण की व्यवस्था की थी संविधान में, तो उनका मूल उद्देश्य यही था कि जो वाकई जरूरतमंद है उनको इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और उनको डर था कि भविष्य में इस तरह का हो सकता है कि जिसको जरूरत है वो नहीं पा पाए इसका लाभ, और जिसको जरूरत नहीं है वो इसका लाभ पाए। वो उसमें कुछ बदलाव या इस तरह के चेंजेस उस समय करना चाहते थे, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स ऐसी थी, नेहरू जी वाली पॉलिटिक्स, की उनकी बातें बहुत ज्यादा मानी नहीं गई। उनको तो इवन चुनाव तक हरा दिया जाता था, नेहरू खुद लग करके उनको चुनाव हरा देते थे। पहले चुनाव में नेहरू ने उनके अगेंस्ट में जा करके बाकायदे कन्वेंसिंग की थी, उनके विरोध में जो है सब दो सभाएं की थी। और जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने बाकायदे उनको देशद्रोही घोषित करने के लिए पर्चे बंटवाए थे उनके क्षेत्र में। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मात्र 14,000 वोटों से हारे थे। 78,000 वोट उसमें फर्जी बोगस कह करके कैंसिल कर दिए गया था। तो सरकारी तंत्र पूरा लगा हुआ था। उनके बहुत सारे ऐसे विचार थे जो नहीं माने गए आगे आने वाली सरकारों द्वारा, और ये बस पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया। एक्चुअल में जो लाभ होना चाहिए था समाज को, वो लाभ हुआ नहीं। रिजर्वेशन एक बड़ा ही भावनात्मक मुद्दा रहा है इंडिया में, और कई बार इस पे ज्यादा डिस्कशन करना पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को जिनको इसका लाभ नहीं मिला है, उनको खुद खड़ा होना चाहिए, खुद इसके लिए डिबेट करना चाहिए, खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, खुद इसके लिए धरना देना चाहिए, और तभी उन लोगों का कल्याण हो सकता है। अदरवाइज तो कुछ विशेष लोग हैं, विशेष जातियां हैं जो बैठे बैठे इसका लाभ लेती रहेंगी, और वो बाकी लोग सिर्फ देखते रहेंगे। और 70 साल का तो इतिहास फिलहाल यही बताता है कि कुछ ही लोग इसका लाभ ले पाते हैं, बाकी लोग बैठ करके देखते रहते हैं। उनकी आज भी कंडीशन वही है, उसी बुरे हाल में वो आज भी रह रहे हैं। उनके बच्चे आज भी नहीं अच्छे से पढ़ लिख पा रहे हैं, उनके बच्चे आज भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको और किसी तरह से आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इसके राजनीतिक पहलू पे जरा विस्तार से बात करना चाह रहे हैं। ये जो छोटी छोटी पार्टियां उठी हैं हर स्टेट में, ये इसका जबरदस्त समर्थन करेंगे। और जब ये समर्थन करेंगी तो बीजेपी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनको समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इसको लागू करने जा रही है। अच्छा, लोग खुद भी डायरेक्ट बीजेपी से जुड़ेंगे क्योंकि बीजेपी उनको ये लाभ देने जा रही है। तो जो एक पॉलिटिकल
पूरे देश के अंदर चेंज आएगा, जो 1992 के दशक में, 90 के दशक में आया था मंडल कमंडल के बाद, कुछ उसी तरह का चेंज फिर आएगा, जिसमें छोटी बिरादरियां उठेंगी, वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगी या उनके खुद के छोटे पार्टी बनेंगे जो किसी न किसी तरह से बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड होंगे। और जो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड नहीं होगा, लोग उसका विरोध करेंगे। कारण यह है कि बीजेपी उसको लेके आई है, बीजेपी इसको लागू करने जा रही है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाले है देश के पॉलिटिकल सिस्टम में आगे आने वाले 5 सालों में। मुझे लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको लागू किया जाना चाहिए, और वो सारे ओबीसी के सवर्ण, वो सारे एससी के सवर्ण और सारे एसटी वाले सवर्ण, इनको कम से कम इसका लाभ दिया जाना चाहिए। उनकी कैटेगरी 3%, 2% या 1% से ज्यादा उस कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए, ताकि ये जो लाभ ले चुके हैं ये आकर के अनरिजर्व में फाइट करें और बाकी लोग जिनको वाकई जरूरत है वो उसका लाभ लें। कहते हैं ना कि बात उठेगी तो दूर तलक जाएगी। अब ये गांव में धीरे धीरे बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और गांव में ही नहीं, शहरों और देश में भी बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। धीरे धीरे इसकी सुगबुगाहट चालू हो गई है, और घर घर लोग माउथ टू माउथ इसका एडवर्टीजमेंट शुरू हो गया है, और लोगों को समझ में आने लगा है कि कुछ विशेष बिरादरियों ने उनके सारे हक को मार लिया है, और वो अब संघर्ष करेंगे अपने हक के लिए। हाँ, कुछ चैनल और कुछ चीजें जरूर है दुष्प्रचार के लिए, लेकिन वो अब उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। रोस्टर सिस्टम है, उनका नंबर नहीं आएगा, ये होगा वो होगा। अरे यार, रोस्टर सिस्टम, फिर जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उसमें एक फिजिकल चैलेंज होता है, एक जिसे आंख से जो है वो विजुअल चैलेंज होता है। तो दोनों का अलग अलग कैटेगरी, फिर उनका भी कभी नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन होता है सबका और लाभ मिलता है उसको। तो ये कितना भी कोशिश कर ले कि कुछ लोग जिनको वाकई इसकी जरूरत है, जिनको इसका लाभ नहीं मिला, उनको दबा दिया जाए, उनको बेवकूफ बना दिया जाए, उनका दुष्प्रचारित कराया जाए, वो फायदा होने वाला नहीं है। लोग बहुत जो और जाति हैं वो सतर्क हो गई हैं और बहुत तेजी से बीजेपी के साथ जुड़ने जा रही हैं। और जो लोग ठेका लेके बैठे थे सिर्फ ओबीसी का और एससी का पूरा, उनका पॉलिटिक्स पूरी तरह से पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होने वाला है, और बहुत तेजी से शिफ्टिंग होने वाला है। पूरी की पूरी ओबीसी और बहुत वो सारी बिरादरियां जो इसका लाभ पाने वाली हैं, सब कैटेगराइजेशन की वजह से वो सब के सब बीजेपी से जुड़ने जा रही हैं, और इनका पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि पूरी तरह से आने वाले 10 साल 15 साल में खत्म होने जा रहा है। अब हो सकता है मेरे ये अपना एनालिसिस हो, अपने विचार हो, लेकिन मुझे तो यही दिखाई देता है। बाकी किसी और के कुछ और विचार भी हो सकते हैं। अगर किसी को लगता है मेरे से इतर कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं या जो मैं सोच रहा हूं वो सही नहीं है, या खास करके उन ओबीसी एससी उन बिरादरियों के लोग जिनको लगता है कि ये ठीक नहीं है उनके लिए, वो अपना अपना तर्क या अपना राय दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में देखते हैं उनकी क्या राय है, फिर उस आधार पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी तक तो मैं जितने लोगों से मिला हूं मुझे यही पता चला है कि वो सारे के सारे खुश हैं और सारे के सारे चाह रहे हैं कि इस तरह से सब कैटेगराइजेशन हो और इसको लागू किया जाए, और जितना जल्द से जल्द हो सके लागू किया जाए। वो वेट करना नहीं चाहते, वो और नहीं चाहते कि 70 साल तक हम लोग जिस तरह से झेले आने वाले सालों में भी इस तरह से झेलते रहे। अगली नौकरी या उसके अगले वाले जो वैकेंसी आ रही हो वहीं से उनका सब कैटेगराइजेशन शुरू हो जाए और वो उसका लाभ ले। देखते हैं हमारी बात कितनी सही होती है और कहां तक पहुंचता है ये मामला। क्या वाकई में पॉलिटिकल शिफ्ट होता है, क्या वाकई में कुछ बड़े बदलाव होते हैं इसमें। तो इस पे जैसी जो आएगा उस पे कुछ फिर डिस्कशन किया जाएगा, जैसी न्यूज आती है छन के डिस्कशन करते रहा जाएगा। और इसी के साथ जय हिंद, गुड नाइट।